नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ रैंडम कन्वर्सेशंस आई विल रिकॉर्ड। जो लोग बहुत फेमस नहीं हैं, जो लोगों ने बहुत उस पेडेस्टल पे बहुत ऊपर नहीं है, उस हायरार्की में बहुत ऊपर नहीं पहुंचे, बट मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि नॉर्मल रैंडम कन्वर्सेशंस में भी आपको बहुत वैल्यू मिल सकती है अगर आपने सही सवाल पूछे सही समय पे, सही चीज़ें निकालने का कोशिश किया उस बंदे से, उसके एक्सपीरियंसेस से, तो डेफिनेटली आपको मिलता है। तो ये पहली वीडियो जो है मैं अपने एक मित्र के साथ बनाऊंगा। वो एक कवि हैं बहुत अच्छे, इंस्टाग्राम पे उनके 40,000 फॉलोअर्स हैं और उनकी हालांकि बहुत जल्दी किताब लॉन्च होने वाली है, आप सब पढ़ना। मैं किताब को जब लॉन्च हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और द बेस्ट पार्ट इज कि वो बहुत न्यूट्रल रहे हैं इस समाज में, समाज की चीज़ों को लेके। देखो, आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हमें ऑप्शंस पिक करने हैं, हमें साइड चुननी है, या तो आप लेफ्टिस्ट हो या तो राइटिस्ट हो, या तो आप फेमिनिस्ट हो या आप फेमिनिस्ट के खिलाफ हो, या तो आप ब्राह्मणवाद जो वर्ड है उसको आप सपोर्ट करते हो या अम्बेडकरवाद। आप बीच का नहीं सोच सकते, और ये समाज हमें फोर्स करता है, इसमें कम्प्लीटली हमारी गलती भी नहीं है, आपको साइड्स पिक करनी होती है। वहां पे मुझे ये पता चला कि जो सत्येंद्र हैं, सत्येंद्र कुमार, जो सत्येंद्र भैया जिनको मैं बोलता हूँ, इनके पर्सपेक्टिव न्यूट्रल हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। और यही एक रैंडम कन्वर्सेशन है, खैर जो मैं बोल रहा हूँ ये भी अनस्क्रिप्टेड है, इंट्रोडक्शन भी, पूरी वीडियो भी, पर वीडियो से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। वीडियो में गलती हो गई है कि वीडियो में मैं फ्रेम से थोड़ा थोड़ा साइड होता चला गया हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं था कैमरा एंगल। हम पार्क में आके बैठे हैं, ट्राइपॉड हमने सेट करा, हालांकि हमने चेक करा था, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा साइड होते चला गया हूँ। पर मेरी पूरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं भी थोड़ा सा दिख रहा हूँ, कई बार इतना दिखूंगा लास्ट में, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बात सुनना, सत्येंद्र भैया पूरे दिख रहे हैं, उनकी बात सुनना, मेरी बात सुनना, चीजें सीखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल। अब वीडियो देखो। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं कुछ संवाद करते हुआ भी दिखूंगा आप लोगों को, तो मैंने पहले वीडियो के लिए अपने एक बहुत अच्छे मित्र को चुना है। अब ये क्या है, इनकी सोच क्या है, क्या करते हैं, क्या इनकी जर्नी रही लाइफ की, क्या लेसन सीखे इन्होंने लाइफ में, कहाँ गलतियाँ की इन्होंने लाइफ में, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गेट टू नो। बात करते हैं इनसे, समझते हैं। तो आप हमारे दर्शक को सबसे पहले ये बताइए कि सत्येंद्र कौन है, सत्येंद्र क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं हालाँकि मैं लगभग 30 साल का हो गया हूँ, है ना? तो पहले तो कुछ टाइम पर ये सवाल अगर मुझसे कुछ टाइम पहले पूछा जाता 2-4 साल पहले, तो मैं शायद अपने अचीवमेंट्स गिनाता, ये हूँ, वो हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट्स की तरह ही हूँ, है ना? जो अलग-अलग लोगों से सीखता रहता है, अलग-अलग चीज़ों से सीखता रहता है ना? तो मैं खुद को स्टूडेंट कंसीडर करूँगा, मैं भी विद्यार्थी हूँ ओके, और आप मज़ा आता है मुझको, है ना? जब कुछ सीखता हूँ, जितने मुझे लगता है कि ना मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने आप को यंग महसूस करता हूँ, ज़्यादा यंग, तो मुझे मज़ा आता है ये वाला इंट्रोडक्शन देने में। ओके। यंग जो वर्ड है, हुँ, यूथफुल, हुँ। आप इसको एज से नहीं मानते? हाँ, ऐसे नहीं मानता, ओके। लर्निंग से मानता हूँ। तो जो यंग है, जो यूथ है, हुँ, उसकी परिभाषा आपके नज़र में क्या है? एक यूथ कौन है, एक युवा कौन है? यूथ मुझे लगता है कि सबसे पहला पैरामीटर तो रखूँगा मैं लर्निंग का। मुझे लगता है कि जितना हम युवावस्था में सीखते हैं ना, युवावस्था के बाद में तो हम ज़्यादातर किताबों से या बाकी सब चीज़ों से सीखते हैं। यू और ख़ासकर युवावस्था की बात करें तो इसमें हम तमाम चैलेंजेस से सीखते हैं, बहुत सारे फेलियर से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रिस्क लेना जानता है, जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है ना? चैलेंजेस लेने से घबराता नहीं है, मुझे लगता है वही यंग है, वही यूथ है। किसी ऐज में हो सकता है वो। मेरे लिए तो यूथ की ये परिभाषा है। बिल्कुल, जैसे जो मैकडॉनल्ड के फाउंडर हैं, उन्होंने 60 के बाद आइडिया को एग्जीक्यूट किया और आज इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है मैकडॉनल्ड्स, वी हाँ, ऑल नो। हाँ, कह सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं मुझे मुझे बिल्कुल। लगता है ऐसा। तो अभी वीडियो में या बातों में हम और गहराई में जाएं, उससे पहले समझते हैं कि जो सत्येंद्र है, सत्येंद्र जब 10 साल का था, सत्येंद्र जब 12 साल का था, सत्येंद्र जब 15 साल का था, तो सत्येंद्र के क्या सपने थे, सत्येंद्र को क्या बनना था, सत्येंद्र को क्या पाना था, सत्येंद्र को क्या चाहिए था, क्या चाहिए था सत्येंद्र को? उस टाइम तो मैं गाँव में ही था, है ना? गाँव के आस ज़्यादातर मुझे लगता है कि सपने सब आस-पास के माहौल से ही आते हैं। तो उस टाइम पे भी वैसे माहौल थे, ज़्यादा सॉरी वैसे ही सपने थे, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं थे। ये था कि उस टाइम के सपने सोचता हूँ तो मुझे हँसी आती है। ये था बिल्कुल। कि मुझे बाइक लेनी है ओके। एक। बाइक लेनी है और वो अच्छा राइडर बनना है, घूमना है।
लेकिन जैसे बड़ा होता चला गया, अलग-अलग माहौल में अपब्रिंगिंग होती गई, तो फिर सपने चेंज होते चले गए। तो अगर आप बात करोगे ना 10 साल की, तब तक तो यही था कि मुझे बाइक लेनी है अपनी और बहुत स्पीड में चलाना है। बस यही सपने थे। ओके, ये तो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई। हाँ, जैसे हम सबका मटेरियलिस्टिक एक चीज़ें। सपना रहा है कि हाँ। मेरा शायद क्या मेरा रहा है कि एक प्लेन भी हो मेरे पास। हुँ। बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। हुँ। आप एक बात बताइए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दें, हुँ। तो जो पैमाना आज का समाज तय करता है कि बच्चा का लक्ष्य जो है वो एक नौकरी से ही तय होगा। हुँ। उस टाइम पे आप क्या सोचते थे कि आप क्या नौकरी करेंगे? आपको क्या आगे चल के बनना है? अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को ले जाएँ, जब सत्येंद्र 10 साल का था, 12 साल का था, तो ज़रूर सत्येंद्र कुछ सोचता होगा बनने का, कि आगे चल के मैं ये बनूँगा। कोई प्रधानमंत्री भी सोच सकता है, उसमें कोई वो नहीं हुँ। है। पर सत्येंद्र क्या सोचता था उस वक़्त? उस टाइम पे एक बार क्या कई बार के लिए आया कि मुझे एक्टिंग वगैरह ट्राई करनी चाहिए। एक्टिंग, हाँ, ओके, एक्टिंग के सपने आते थे। वो शायद आस-पास के माहौल से या कई सारी और भी चीज़ें थी, तो मुझे लगता है कि एक्टिंग का मैं बड़ा होके एक बार ट्राई करूँगा। थोड़ा-सा जैसे बड़ा होता चला गया तब लगा कि यार नहीं यार एक्टिंग मेरी वो नहीं है, नेचुरल स्किल नहीं है। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और शायद मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ। तो कहीं न कहीं एक्टिंग का था भाव मन में। ओके। क्या सिर्फ़ यही रीज़न था कि आप एक्टिंग में नहीं गए कि आपको फिर लगा कि चैलेंजेस होंगे या फिर सपोर्ट की भी कमी या आप में वो करेज भी नहीं था, आप सबके सामने ये प्रस्ताव रख पाएँ कि मुझे एक्टिंग के फ़ील्ड में आगे जाना है? तो आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटल बैरियर्स हैं, हाँ, किसी हाँ। गोल को पाने के लिए, हुँ। उसको आप कितना अपने लाइफ़ में मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो, इस वज़ह से आज जो मैं हूँ, वरना मैं कुछ और होता? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ मन में था, ठीक है? कि मुझे एक्टिंग करना है, सीखना है। लेकिन मैंने महसूस करा शायद स्किल नहीं थी उस तरीके की। अगर उस लेवल की स्किल होती तो शायद बैरियर से भी लड़ सकता था। अगर आप कहा जाता ना कि अगर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है? फिर बैरियर्स इतने मैटर नहीं करते, है ना? उनको तोड़ दोगे आप। अगर वेग इतना तेज़ हो आँधी का, तो दरवाजे भी नहीं रोक पाते उसे। तो शायद मुझे लगता है कि स्किल इतनी अच्छी थी नहीं, नेचुरल जो होता है ना, वो ओके, नहीं था। तो शायद समाज जैसी चीज़ें ज़्यादा हावी हो गईं, कैसे बढ़ा जाए, कैसे घर छोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा था। ठीक है। फिर अब सत्येंद्र जब 10वीं मतलब जब 10 साल से जब और ऊपर जाता है, जब जब वो 18 साल का एक एडल्ट युवा बन जाता है, तब सत्येंद्र को क्या लगता था कि ज़िंदगी में और क्या चाहिए? ज़िंदगी में और क्या पाना है? ज़िंदगी में क्या करना है जिसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने कर लिया कुछ? 18 जब सत्येंद्र की नौकरी नहीं लगी थी और सत्येंद्र एक नौकरी ढूँढ रहा था, उस अवस्था में सत्येंद्र को क्या लगता था कि कहाँ पे बस है कि इतनी चीज़ मिल जाए और लाइफ़ इज़ सॉर्टेड? हुँ। उस टाइम पे मैं था एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में, है ना? तो वहाँ पे चल रहा था मेरे मन में जिस उस टाइम पे सपने जो थे ना, किताबों के इर्द-गिर्द मतलब इर्द-गिर्द का मतलब जो हमने किताबों से चीज़ें सीखी हैं ना, उसमें कुछ टॉपिक्स आपको टच कर जाते हैं कि यार नहीं मुझे इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, ठीक है? ओके, हाँ, तो उसमें एक था चिप डिज़ाइनिंग का, है ना? ओके, कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे बेहतर करना चाहिए। लेकिन कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे कि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, तो जल्दी कमाना शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो फिर उसमें ज़्यादा रिसर्च ना करी कि कैसे इसमें और बेहतर कर सकते हैं, किन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए, जो मुझको आगे लेके जाएँगे या इसमें कैसे और सीखा जा सकता है। तो उसकी तरफ ज़्यादा ना सोच करके ये वाला पोर्शन ज़्यादा हावी हो रहा था कि कैसे कमाना है, कैसे कमाना शुरू करा जाए। तो जैसे मैं कॉलेज निकला फिर मैंने कंपनी जॉइन कर ली और कंपनी से फिर आपको पता ही है कि 9 से 6 वो वाली लाइफ़स्टाइल। फिर उसके बाद में जैसे आप घर आते हो फिर अगले दिन के लिए प्लान करना। तो मुझे लगता है वो वाला फिर ड्रीम जो था ना वो दब गया। ओके, तो उस टाइम पे ये सपना था कि मैं चिप वगैरह डिज़ाइन करूँ या सीखूँ। ओके। एक बहुत सब्जेक्टिव सा सवाल और एक मुश्किल सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी ज़िंदगी है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट इन अ वे कि देखिए संतुष्टि तो डेफ़िनेटली किसी को नहीं होना चाहिए, वरना संतुष्ट अगर आप देखिए दोनों पैमाने मतलब आमतौर पे समाज में देखे जाते हैं, अगर कोई संतुष्ट है तो वो खुश है,
जो है उसके पास, मैं खुश हो सकता हूँ कम चीज़ों में भी संतुष्ट हूँ तो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं है, तो खुशी का एलिमेंट कहीं न कहीं मिसिंग होगा, क्योंकि मैं पाने की इच्छा में हमेशा भागता रहूँगा। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, उस रेस में भागते रहने का। पर हाँ, आपको वो स्पेस बनाना पड़ेगा कि आपको रुक के एन्जॉय भी करना है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बना लिया, तो आप ठीक है, आप रेस में भागते रहिए, पाते रहिए चीज़ों को। लूप नेवर एंडिंग लूप है, मुझे पता है, पर ठीक है, आप उस नेवर एंडिंग लूप में ही रहिए, पर आपके पास वो स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप एन्जॉय भी कर पा रहे हो अपने अचीवमेंट्स को, इन रिसोर्सेज को। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी जिस ज़िंदगी के आप फेज़ में हैं, हर एस्पेक्ट में, आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं बेहतर कर सकता था, मैं नहीं हूँ संतुष्ट अपने आप से, ना समाज, ना रिसोर्सेज की कमी, ना किसी का आपका पैर पकड़ना कि आप आगे मत जाइए, सारी चीज़ें को किनारे करते हुए सिर्फ आपकी कमी जो रही आपके काम में या किसी चीज़ में जहाँ पे आज आप हैं, आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं या रेट करते हैं 10 में से कि मेरी कमी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं 10 में से इतना संतुष्ट हूँ? मुझे लगता है अगर रेट पहले तो हम रेटिंग में बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि 10 में 6 10 में 6 मैं ओके, इतना संतुष्ट हूँ, ठीक है। ओके, 4 की मैं कमी महसूस करता हूँ अपनी वजह से। बहुत सारी वजह, मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर फैक्टर रहे, मेरी भी कुछ गलतियाँ रहीं। वो अलग बात है, मैंने उनसे कुछ सीखा और आगे इम्प्रूव करा, जिसकी वजह से और बेहतर कर पाया मैं। बट मेरी बहुत सारी कमियाँ रहीं, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे कई बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई अलग-अलग चीज़ों को लेकर के। कई बार मैं लापरवाह भी हुआ, है ना? कि टाल दिया कि अरे कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे या सुबह कर लेंगे। तो कई चीज़ों को मैंने प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पाया कई बार कि मुझे ये करना चाहिए था, ये मुझको आगे लेके जाएगा, बट मैंने प्रायोरिटी कहीं और पे लगा दी वो। तो मुझे लगता है कि ये भी कमियाँ रहीं। इस तरह की कई सारी और भी हो सकती हैं, बट जो मैंने 2-4 आपको बताई, ये मेरी कमियाँ मतलब रही आप हैं। कहना हाँ, चाह रहे हैं कि आप फोकस थे समय पे, हाँ। पर आप डेविएट हुए बहुत जगहों पे। कई मतलब बार आप हुआ, हाँ। हाँ, ओके, ओके। तो वो जो डेविएशन है, जैसे आजकल के समय पे डेविएशन अगर हम बहुत फ्रैंकली बात करें, तो एक युवा के लिए, क्योंकि आप भी युवा थे, तो मेजरली वो अभी भी युवा हूँ। अभी भी आप बिल्कुल अभी मतलब वो वाला फेज़ मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हाँ, समझ गया, हम मैं मज़ाक कमाने कर रहा की हूँ। ओर जा रहे होते हैं। तो उस समय पे आम तौर पे डिस्ट्रैक्शंस, आजकल तो ख़ैर फ़ोन का भी डिस्ट्रैक्शन बहुत मेजर माना जाता है। और वो युवा, बूढ़ा, कोई भी, किसी को भी, बच्चों को भी हो सकता है, वो एक चीज़ है। पर जो सामाजिक डेविएशंस हैं, सामाजिक तरीकों से मैं समझता हूँ कि समाज में आप कहाँ डेविएट हो सकते हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप्स, और एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होती है आपके वर्क डायमेंशन में हाँ, सपोर्ट हाँ। करने के लिए। पर जो इन्फैचुएशन होता है, दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ प्रोडक्टिव। करेक्ट। और द थिंग व्हिच इज़ ड्रिवन बाय लस्ट, दैट आई डोंट फील it will convert into a productive thing. That is my point of view. Some sort of lust is good, and a happy, healthy, emotional relationship is good. Some sort of lust, I accept that it is good and it is needed as a biological being. But lust driven infatuation जो है, आजकल के युवा, जितना मैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट अपना ऑब्जर्व करता हूँ, मैं पाता हूँ कि काम जो है, काम सामने रखा हुआ है, काम ये करना है, उनको पता भी है, बट दे आर डेविएटेड इन सम अदर फील्ड। उनकी प्रायोरिटी कंप्लीटली किसी को खुश करना बन चुका है आज के हाँ, समय हाँ, पे। हाँ। तो आपको, जो आपने बताया कि कई जगहों पे आप अपने लाइफ में डेविएशंस भी झेले, तो कुछ डेविएशंस क्या थे वो? और जो जिस बारे में मैंने बात की, रिलेशनशिप जो है, जो लस्ट ड्रिवन है, या फिर जो इन्फैचुएशन से पूरा भरा है, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है कि कैसे इन चीज़ों में ना पड़ें और एक्चुअली में एक ऐसे पार्टनर को सीख करें जो कि सच में वैल्यू ड्रिवन हो, जो सच में आपको एक अच्छे राह पे ले जाए, या आपके साथ वो जर्नी तय करने के लिए साथ चले, हमेशा खड़ा रहे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आप हाँ। शुरुआत करिए अपनी उन डेविएशन से। डेविएशन से तो देखो कई अलग-अलग हो सकती है ना, मेरी जो है मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। कई बार तो मुझे लगा कि जैसे ये मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसी मुझे बेहतर करना है, ठीक है। पैरेलल में मैंने कुछ आस-पास के मोर इन्फ्लुएंस्ड पीपल को देख लिया, या कह लो कि जो ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, देख लिया कि मुझे लगा कि यार ऐसा भी बन सकते हैं, ऐसा भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिर मुझे लगा, फिर मैंने एनालाइज़ करने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश करी कुछ लोगों से। तो वहाँ पे भी मुझे महसूस हुआ कि कि हाँ, जो जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ अभी, जो मैंने डिसाइड करा था मुझे करना है, तो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, वो मुझे ज़्यादा सही लगा, तो मैं मुड़ गया, ठीक है? जो मैंने चूज़ करा था उस पे नहीं रुक पाया मैं। यानी आपने जिस चीज़ की शुरुआत करी, हाँ, उसको आपने फिनिश नहीं किया, खत्म हाँ, नहीं किया। तो एक तो ये ठीक है। फैक्टर है, ठीक है? कई बार हुआ And कि sorry to interrupt, this is the one biggest thing which I feel that it is common, very common हुँ, among youth, that people are starting so many things in their life, but they are not finishing it. हुँ, Even at some instance of life, I have felt the same thing. I have started something, I have tried giving efforts in it, but I have not completed it. और वो चीज़ें थैंकफुली मेजर चीज़ें नहीं थी। जो मेजर चीज़ें मैंने पिक करी उसको मैंने डेफिनेटली ख़त्म किया। पर कुछ चीज़ें माइनर ऐसी रही मेरे लाइफ में भी जो मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ। वो शुरुआत हुई बट वो एंड तक नहीं है और मेरे अंदर वो पूरा पोटेंशियल था कि मैं उसको एक पॉजिटिव एंड दे सकूं बट मैं इनकेपेबल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मी। यस, नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक बिल्कुल। है? कई बार लगा कि रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करूँगा, दोस्ती यारी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है? मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहिए, है ना? जो मैंने गोल्स बनाए हैं, जब दोनों को बैलेंस करने की बात आई तो मैंने प्रायोरिटी गोल के प्रति नहीं इतना फिक्स कर पाया। ये मेरी वीकनेस कहूँगा, मैं इसको बिल्कुल वीकनेस कहूँगा कि मुझे लगता है कि भाई सबको इसमें महारत हासिल करनी चाहिए। मतलब कि जब आपको गोल और रिलेशनशिप में चूज़ करने की बात आए ना, मैं नहीं कहता हूँ ख़त्म कर दो, बट प्रायोरिटी फिक्स रखो, क्योंकि लास्ट में गोल ही आपको लेकर के जाते हैं। अगर गोल आपको नहीं हासिल हुए तो फिर आप किस पे डालोगे अपनी खामियों के इल्ज़ाम? तो वो तो आपको ही लेने पड़ेंगे। आप नहीं कह सकते कि फलाँ की वज़ह से नहीं हो पाया, उनकी वज़ह से नहीं हो पाया, और ये कहना सही भी नहीं है। तो एक तो मैं मानूँगा ये भी रहा। बिल्कुल, यानी आप प्रायोरिटीज को ऊपर रख रहे हैं जो कि हुँ, आपका काम है, हुँ, उसके बाद ही कोई भी रिश्ता है। हाँ, ओके। तो क्योंकि ये जो आपने चीज़ बताई इसमें भी बहुत वेरिएशंस, क्योंकि मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं समझता हूँ, तो इसमें भी मैंने बहुत वेरिएशंस देखे। जैसे आपका जो पक्ष है, क्योंकि ओपिनियंस मेरा मानना है कि कभी गलत नहीं होते। ओपिनियंस या तो लॉजिक के पास होते हैं या लॉजिक से दूर होते हैं, क्योंकि ओपिनियन ओपिनियन है। अब मेरा ओपिनियन हो सकता है कि ये घास पीली है, नहीं घास पीली नहीं, मतलब ये घास मैं मतलब ये घास से स्मेल आ रही है, कुछ भी ऐसा मैं रैंडम बोल दूं और मेरा ओपिनियन है भाई कि घास से स्मेल आ रही है, शायद ये बात भी तुक ना बनाए। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा ये ओपिनियन है कि भगवान नहीं है, अब ये भी बहुत बड़ी डिबेट है खैर, पर भगवान नहीं है ओपिनियन है, गलत सही की बात ही हटा दो। मेरा ओपिनियन है कि तुम जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है वो मेरा नुकसान कर सकता है, ये मेरी राय है, ये मेरा अजम्पशन है। अब अजम्पशन कांट बी रॉन्ग। आप अब वो कर सकता है ना आगे, फ्यूचर टेंस, यू नेवर नो, अभी तक नहीं करा है उसने, अभी तक में तो आप इस बात से दूर हो। तो लॉजिक, मुझे लगता है कि जो ओपिनियंस होते हैं दैट इज ऑलवेज देयर, ओपिनियंस यू हैव टू कंसिडर, चाहे वो किसी के हो। अब जैसे सत्तू भाई ने, इनको मैं सत्तू भाई भी बोलता हूँ प्यार से, तो जैसे इन्होंने एक पॉइंट बोला कि प्रायोरिटी आपके ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आपके रिश्ते होने चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप्स होने चाहिए। बहुत लोगों से मैंने ये भी सुना है कि रिश्ते ऊपर होने चाहिए, फिर आपका काम होना चाहिए। इसका रीज़न वो ये देते हैं कि काम करके सफल भी हो गए तो आपके लिए ताली कौन बजाएगा, आपके लिए घर में इंतजार कौन करेगा, कौन आप किसके साथ आप जाके बाहर चिल करोगे। एक वो भी राय देते हैं और वो बोलते हैं कि जो उस समय दोस्त बनेंगे सफलता के बाद, वो शायद कुछ और चीज़ों के लिए आपके दोस्त हैं, आपके पास हैं, और जो शुरुआत से रहे अगर आप उनको उस जर्नी में दूर कर देते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर सत्तू भाई की भी बात का झुकाव उसी पक्ष में था कि बैलेंस बनाना, पर जो ये बात बोल रहे हैं कि प्रायोरिटीज ऊपर हैं, ये वेरी कर सकती हैं चीज़ें। आपके लिए हो सकता है कि आपके दोस्त ही आपका सपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि ये भी तो बहुत वेरी करता है ना। किसी बिल्कुल। के दोस्त ऐसे हो सकते हैं कि उसको नीचे खींचने के पीछे पड़े हैं और माहौल मैटर करता और है। बहुत सीक्रेटिव वे में करते हैं वो काम। और बहुत जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत पुश कर रहे हैं, तो अगर आपको पुश कर रहे हैं तो वो रिश्ते आपको संभालने हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। इन्होंने जो एक्सपीरियंसेस फेस करे उस बेसिस पे ये अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं। कोई भी बात जो होती है, मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। यू हैव टू मेक योर अजम्पशंस, मेक योर डिसीजंस, मेक योर ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एग्जांपल्स, ओन एक्सपीरियंसेस। दैट्स नीडेड। ओके, टू थिंग्स वी डिस्कस। हुँ। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो अभी हम बात कर रहे थे ना बैलेंस की, तो
मुझे लगता है कि ये बैलेंस करने वाला जो शब्द है ना, ये आइडियल है, व्यावहारिक है, होता ओके, नहीं एक्चुअल में ऐसा, ठीक ओके, है? कहीं न कहीं आपको एक पलड़ा पकड़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा था कि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अ, पर्सनल चीज़ों को थोड़ा तवज्जो दो, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो गए तो फिर ताली कौन बजाएगा? मैं कहूँगा अगर सक्सेस ही नहीं हुए फिर ताली कौन बजाएगा? सोचने वाली बात तो ये भी है। तो हाँ, अगर कोई फिर भी इन दोनों से हट कर के मतलब कि अगर प्रायोरिटी फिक्स करनी हो गोल या करियर के प्रति, या फिर एक दूसरा तराजू ये है कि रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ, ये तो 2 धड़े हो गए। तीसरा जो आपने बताया था बैलेंस करने वाली। अगर भाई कोई कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत पॉसिबल है। बहुत ही रेयर लोग होंगे, और वो आता है आपके आस-पास के माहौल से। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या जिनके साथ भी आप रिलेशन में हो, वो लोग हैं उस लेवल के, तो आप बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है बैलेंस कर पाना। बिल्कुल। एक अच्छे रिलेशनशिप में चाहे वो दोस्त, पार्टनर, पेरेंट्स, घर वाले, रिलेटिव्स, आई ऑल्सो फील द सेम दैट इफ यू आर मैच्योर इनफ, इफ यू आर रैशनल इनफ, इफ यू आर लॉजिकल इनफ, देन दैट होल रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। आप भले बहुत समझदार हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है, मैच्योरिटी है, सामने वाले में नहीं है, तो आपको वो बॉदर करेगा और उसके बाद आपकी चीज़ें इफेक्ट होने लगेंगी और वो अल्टीमेटली सही है नहीं। हुँ, तो हुँ। हमने 2 डेविएशंस की बात की। और कुछ मेजर जो आपको लगता है था, या ये 2 ही आप मेनली कंसिडर करते हो? उसके बाद में थोड़ा-सा रखूँगा कि लापरवाहियाँ हो गई। मुझे लगता है कि ठीक है, टाइम भी है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, बट मैंने उसको प्रोडक्टिव जगहों पे ना लगा कर के ऐसे ही अच्छा, आप अनप्रोडक्टिव कामों में कम्फर्ट लगा। एक्सेल में चले गए। हाँ, कई बार ऐसा भी महसूस हुआ, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, वो भी एक गलती थी। हुँ, ओके। उसको भी नहीं डिनाई कर सकते हैं। ये भी है, हमारा दिमाग बहुत एक्टिव चलता है जब हम पैनिक मोड में होते हैं। आप सबने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी होगी अपने स्कूल टाइम में, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में। आपने देखा होगा कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जब आते हैं, स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स जब आते हैं पास में, तो उसके पास के समय में इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। आवर ब्रेन वर्क्स लाइक दिस। एज ही इज ऑल्सो सेइंग कि इनको लगा कि टाइम है चीज़ों में, ठीक है कर लेंगे, बट एक कंफर्ट जोन एंड एक कंफर्ट किल्स ग्रोथ। दिस इज अ वेरी फेमस कोट ऑल्सो। तो 3 डेविएशंस हमने जाने सत्येंद्र भैया से, एंड 3 डेविएशंस मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनकी डेविएशंस नहीं है, क्योंकि देखो एक कैमरे पे आके अपनी कमियां बताना, दिस इज अ मेजर चैलेंज, लोग नहीं करते। मतलब इन्होंने बहुत फ्रेंकली बोला कि, और अपने आप को रेट भी किया सेटिस्फैक्शन के मामले में 10, 6 रेट किया आउट ऑफ 10। So you can understand कि he is not as much satisfied as he could be, because he is not there where he wanted to be. That Satyendra, when he was 20, he was aiming for something this. Right now he's something this. There's still a path to go, and he's not there, and that's why he's telling us his mistakes, and we have to learn from it. So 3 चीजें हो गई। हुँ, हुँ। अब मैं अपने दर्शक को ये बताना चाहूंगा, ये हमने थोड़ा ब्रॉडली जाना एक इनके एक्सपीरियंस, इनकी लाइफ के बारे में। अब मैं आपको इनके बारे में एक और स्पेशल चीज़ बताता हूँ। आपने हालांकि इंट्रोडक्शन में ये बात सुनी होगी। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि समाज को लेके इनका बहुत बैलेंस, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। हालांकि ये एक बहुत अच्छे कवि हैं, और कविताओं में हमें सुनने को मिलता है कि अतिशयोक्ति अलंकार हम लगा के बात करते हैं, कविताओं को और बढ़ा चढ़ा के, चीज़ों को और बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। कवि हैं, इनसे बेहतर तो ये चीज़ें नहीं जानेंगे हम। मगर मैंने देखा है कि ये कविताओं के नाम पे जो समाज में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसमें जो अपना बैलेंस पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा नीडेड है समाज के लिए। क्योंकि समाज में आज एक ऐसी चीज़ चल रही है कि आपको एक पक्ष लेना पड़ेगा। एक पक्ष लीजिए, दूसरा पक्ष लीजिए, नहीं ले रहे हैं आप स्टैंड नहीं करेंगे। या तो आप भगवान को मानिए या तो नहीं मानिए, बीच का रास्ता आपके पास नहीं है। आपको ये बोलने की आज़ादी नहीं है कि हमें पता नहीं। नहीं, आपको लेफ्टिस्ट पार्टी चुननी है या राइटिस्ट चुननी है, आपको चुनना पड़ेगा। आपको अपना कास्ट चुनना है या फिर इक्वालिटी चुननी है, आपको चुनना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ऐसा नहीं है टेक कि आप कहीं ना कहीं बीच में रहिए। पर ये जो कविताओं में लिखते हैं अपने, मुझे पर्सनली उसमें बहुत बैलेंस्ड अप्रोच, बहुत न्यूट्रलिटी दिखती है। समाज के जो कम्युनल टेंशन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, ये सबको कॉल आउट करते हैं। ये अपनी जाति को कॉल आउट करते हैं, दूसरी जातियों को भी कॉल आउट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि, इन्हीं से समझते हैं कि ये जो बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है, ये जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समाज के लिए कितना ज़रूरी है। तो आपका क्या मानना है कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कितना नीडेड है समाज के लिए? मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक आइडियल समाज बनाने के लिए, आइडियल हालाँकि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करी जा सकती है, अच्छा, क्योंकि एक सेकंड, जो हुँ, आइडियल आपने वर्ड यूज करा, हुँ।
आइडियल समाज आपके लिए क्या है? आइडियल समाज का कोनोटेशन क्या आप देख आइडियल समाज क्या है आपके लिए? अभी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अभी बैलेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप किसी भी जाति या समुदाय से हैं, लेकिन आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, रेडिकल नहीं हैं। मैं किसी भी जात समुदाय से हूँ, मैं अपनी जात या समुदाय को लेकर रेडिकल नहीं हूँ। मैं जितनी रिस्पेक्ट अपनी उसकी करता हूँ ना, उतनी आपकी भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इसे मैं बैलेंस या आइडियल समाज मानता हूँ, समाज के मामले में। ये जेंडर के मामले में भी हो सकता है। जितना मैं अपने आप को तवज्जो देता हूँ पुरुष होने के नाते, उतनी मैं महिलाओं को भी देता हूँ। जितनी मुझे अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी मामले में, मैं चाहूँगा कि महिला को भी मिलने चाहिए। तो ये है मेरा बैलेंस या आइडियल समाज के लिए, ये डेफिनेशन है मेरी। ओके, हुँ। ठीक है। आइडियल समाज ज़रूरी क्यों है? एक बैलेंस समाज ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी देखिए, जो लोग कमज़ोर हैं समाज में, उनके लिए तो डेफ़िनेटली ज़रूरी है, क्योंकि वो नीचे हैं, उनको ऊपर आना है, अपनी बेसिक सर्वाइवल को और अच्छा इंश्योर करना है, स्टेबिलिटी लानी है लाइफ़ में। वी कैन अंडरस्टैंड दिस। बट जो लोग ऊपर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये थोड़ा कठिन सवाल हो सकता है, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग लग सकती है, सोचना पड़ सकता है, पर मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी बैलेंस समाज क्यों ज़रूरी है? उनको भी वो इक्वल समाज क्या देगा? जो ऑलरेडी ऊपर हैं, जिनके पास सुविधाएँ हैं सारी। आपको क्या लगता है कि उनके क्या फ़ायदे होंगे अगर इक्वल? क्या सिर्फ़ उनका नुकसान होगा या फ़ायदे भी उनके होंगे? मैं यहाँ पे इक्वलिटी की बात रिसोर्सेज़ के मामले में अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। अभी मैं सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जैसे कि ठीक है, मतलब आप अच्छे पढ़े लिखे हो, ठीक है? और अच्छे रिसोर्सेज़ हैं आपके पास में, ठीक है? एक तो ये तरीका हुआ है कि आप अपनी तरीके से लाइफ़ जी रहे हैं, है ना? और इस तरीके से जी रहे हैं कि आपके आस-पास जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना? एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये तरीका हुआ कि इनको अपने बराबर में कैसा लाया जाए या कैसे कोशिश करी जाए कि वो कम से कम हमारे आस-पास आ सकें। अगर आप ये टेम्परामेंट रख रहे हो कि भाई ये भी हमारे जैसे बने या बनने की कोशिश करें, इसके लिए मैं कितने एफ़र्ट्स लगा सकता हूँ। तो ये भी कहीं न कहीं आइडियल समाज की तरफ ले जाने वाला एक इंडेक्स है ना? या संकेत है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। बाकी जो ऊपर बैठा हुआ ठीक है, बैठा रहे, क्या दिक्कत है? बट उसे प्रयास भी करने चाहिए। जो हमारे आखिर है तो हमारा ही समाज, हमारे लोग हैं, हमारा ही देश है। तो अगर हम इनको लेकर के आएँगे तो हमारा समाज और बेहतर बनेगा। एक आदमी है, एक बढ़िया बिज़नेस चला रहा है, एक मज़दूरी कर रहा है, ठीक है? मेरा बिज़नेस तो चल ही रहा है, ठीक है? कोशिश मैं करूँ कि इसकी मज़दूरी, मतलब इसका काम बढ़वाने की कोशिश करूँ। मेरा तो चल ही रहा है उस फ्रीक्वेंसी के साथ में, इंटेंसिटी के साथ में। अगर मैं थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा दूँ उसका बेहतर हो जाए, तो कुछ न कुछ तो मैंने बेहतर कर दिया ना समाज को बेहतर बनाने में। मतलब कोशिश, बेहतर कोशिश करते रहें। उसी कोशिश में कुछ न कुछ बेहतर हो जाएगा। ओके। कोई चीज़, कोई भी इंसान कोशिश तब करता है जब उसको दिखता है कि कुछ मुनाफ़ा है, कुछ बेनिफिट है उसके लिए, उसके लाइफ के लिए। तो मेरा फिर से जो कोर सवाल था वो ये था कि जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके पास ताकतें ज़्यादा हैं, जो सर्टेन कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं, सर्टेन धर्म के लोग हो सकते हैं, वो ये कोशिश क्यों करें? मेरा सवाल है कि वो ये कोशिश क्यों, उनको क्या मिलेगा इस चीज़ से? आपको क्या लगता है? क्योंकि हाँ, कोशिश हम जैसे अब यहाँ पे ये मान लीजिए लकड़ी है, इस लकड़ी को मैं हटाऊँगा, तो ये सोच के हटाऊँगा कि शायद मैं यहाँ पे चलूँ और मेरे पैर में चुभ ना जाए, इसलिए मैं हटा देता हूँ। मेरा फ़ायदा है इस लकड़ी को हटाने में। हुँ, अब मैं वहाँ दूर कहीं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लकड़ी पड़ी हुई है, मुझे यहाँ आना भी नहीं है। तो चांसेस कम है कि मैं यहाँ आके हटाऊँगा। मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, समाज में सोशल कैपिटल होते हैं जो चीज़ों को ठीक करने के ही उनका पर्पस ही होता है कि वो चीज़ों को सुधारेंगे, डेफ़िनेटली कुछ प्रोपोर्शन होता है। पर सारा ह्यूमन ऐसा नहीं होता, सारा ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन नेचर इज़ ड्रिवन फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट। तो मेरा सवाल है कि वो एफर्ट क्यों ले बंदी जो ऊपर बैठा है, किसी सर्टेन कास्ट से, किसी सर्टेन रिलीजन से? देखो क्यों के पीछे बड़ा, मैं कहूँगा बहुत कुछ छिपा हुआ है ना। ठीक है। एक तो आप ये कह रहे हो कि क्यों लेगा, है ना? क्यों ही अगर वो सॉल्व कर ले तो मुझे लगता है वो कर लेगा, और क्यों ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है तभी वो बैठा हुआ है, तभी उसे केयर नहीं है, नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ओके, ये ठीक बहुत गहरी बात है। है ना? ठीक है। तो वो उड़ता रहा अपनी, मतलब साथ में लेकर के नहीं उड़ रहा, अकेले उड़ रहा। और तुम ये कह रहे हो कि वो क्यों ले, है ना? साथ में क्यों लेकर चले? अगर लेकर चलेगा तो
उस पे दबाव पड़ेगा, दबाव के चलते उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये तो बहुत सब्जेक्टिव इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगर आप समाज में रह रहे हो तो समाज के प्रति ज़िम्मेदारी है। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है? वो कौन-सा रेशियो बोलते हैं? सोशल सपोर्ट रेशियो, जो गवर्नमेंट कुछ लेती है बड़ी-बड़े कॉर्पोरेट से 4% के आसपास, जो हम लोगों के वेलफेयर में उसको लगाएँगे। CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो सरकार क्यों लेके आई? कहीं न कहीं सरकार भी समझती है कि बड़े-बड़े लोगों को बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इसमें शामिल होना चाहिए। जब तक वो शामिल नहीं होंगे तब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हाशिए पर बैठे हुए लोगों को ऊपर नहीं लाया जा सकता। तो अगर सरकार समझती है इस चीज़ को, तो फिर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि हाँ, अगर जब तक बड़े ऊपर बैठे हुए लोग नीचे बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक बराबरी या आइडियल समाज या बैलेंस समाज जैसे कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह जाएँगे। तो ये तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि समाज में अगर एक स्टेबिलिटी बनानी है, तो ठीक है, आप जो सरकार एक्शंस लेती है थ्रू रिजर्वेशन, थ्रू अदर अफर्मेटिव एक्शंस, दैट इज देयर एंड दैट इज नीडेड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आई फील दैट एटीट्यूडनल चेंजेस, you can't compromise with attitudinal change. Suppose a person gets selected in an exam because of reservation, for example. That means अगर रिजर्वेशन नहीं है तो शायद उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, रिजर्वेशन की वजह से उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब क्लियर होने के बाद भी जब वो इंस्टीट्यूट्स में जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। अगेन, पर्पस क्या था रिजर्वेशन का? इक्वालिटी बनाना। क्या इक्वालिटी बनी? नहीं बनी। इंस्टीट्यूट में जाके वो फिर से वही डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है। कल को आगे चल के वो जॉब भी कर लेगा, जॉब के डोमेन में भी घुसेगा, उसको वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा। इवन दो वो सोशल लाइफ में, जो घर में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ भी जाएगा तो कुछ लोग ये भी टिप्पणियाँ करेंगे कि यार देखो रिजर्वेशन से बना था, आज आसान जिंदगी जी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ खत्म हो जाए, सामाजिक लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और ये कंप्लीटली रिलेटेड है एटीट्यूडनल चेंज से। अगर एटीट्यूडनल चेंज इंश्योर हो सकता है, वही एकमात्र सॉल्यूशन है। और साथ में जो पैमाने और मैंने बताया, जैसे रिजर्वेशन बताया और अफर्मेटिव एक्शंस बताएं, ये पैरेलली चलते रहने चाहिए। पर एटीट्यूडनल चेंज पे हमें काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना ये सारी चीजें सार्थक मालूम नहीं पड़ती मुझे। जरूरी है हमें एटीट्यूडनल चेंज लाना। एटीट्यूडनल चेंज के बिना रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी चालू हो सकता है, ये भी होगा। अगर कल को कोई अपलिफ्ट भी हो जाए, कोई सर्टेन लोअर सेक्शन का आदमी अपलिफ्ट हो जाता है कल को, तो वो सोच अपने दिमाग में वो एनिमिटी रख सकता है इस अपर कास्ट के लिए, जबकि अपर कास्ट निर्दोष है उस जगह पे। एनिमिटी रख सकता है और उसके लिए कुछ गलत कर सकता है, और यहाँ पे वो उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और जो कि इसके लिए भी सही नहीं है, अपर कास्ट वाले के लिए भी। तो अल्टीमेटली अगर एटीट्यूडनल चेंज नहीं है और सिर्फ ये चीज़ें हैं जो सरकार ऑफर करती हैं चुनाव के समय पे, या कुछ चीज़ें तो एक्चुअली में सार्थक मुझे मालूम भी पड़ती हैं, वो चीज़ें जैसे रिजर्वेशन है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो सरकार दे रही है, सिर्फ इतने चीज़ों से इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं होने वाली सोसाइटी में। वी नीड एटीट्यूडनल चेंज, वी नीड एटीट्यूडनल चेंज, वी नीड एटीट्यूडनल चेंज, एंड आई विल स्पीक इट 1000 times दैट वी नीड इट, वी नीड एटीट्यूडनल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ज़रूरी है ना? मैंने वही बताया कि जो हाँ। स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, दैट इज समथिंग विच शुड गो इन हैंड, दैट शुड नॉट बी स्टॉप्ड, दैट शुड गो ऑन द पैरेलल नोट, बट एटीट्यूडनल चेंज इज मेजर, अदरवाइज यू विल नेवर अचीव द सोशल इक्वालिटी। अगर सिर्फ आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे इन्होंने बताया, जो मैं भी बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे रिजर्वेशन और भी चीजें, प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, सेफ्टी नेट्स होते हैं, वो चीजें अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है डेफिनेटली, पर वो चीजें अगर सिर्फ हैं तो उन सिर्फ चीजों से इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। एटीट्यूडनल चेंज इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम क्लियर किया रिजर्वेशन से, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत कम नंबर आए, इनसे 200 नंबर कम आए मेरे, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इनके दिमाग में ये भावना हो सकती है, यार निकाल लिया यार इसने तो, इसको मिल गई चीजें। अब ये जो दिमाग में चीज आई ना, ये एनिमिटी डेवलप करेगी मेरे लिए और मेरे समुदाय या मेरे कम्युनिटी के लोगों के लिए। अब रिजर्वेशन से मेरा मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ, पर क्या समाज में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो पाई? क्या समाज में ब्रदरहुड डेवलप हो पाया? नहीं हो पाया। तो एटीट्यूडनल चेंज इज वेरी मच नीडेड। सो ठीक है, हमने, मैं इसमें ऐड करना हाँ, चाहूँगा कुछ, है ना? माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल, इंटरप्ट करने के लिए।
मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा था, जो प्राइमरी और जूनियर लेवल के इंस्टीट्यूट हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा था। फाइनली कहीं न कहीं जब रिज़र्वेशन की बात आती है ना, ठीक है, ये तो बड़े बात की बात, लोग इसका लाभ उठाना शुरू करते हैं। ये कह लो कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आईआईटी है ना, नीट बिल्कुल। है ना, एम्स, इनमें जब दाखिला लेने जाते हैं, तब रिज़र्वेशन की बात आती है। नौकरी वगैरह करने जाते हैं गवर्नमेंट की, तब उसमें तब वहाँ पे ज़िक्र होता है इसका। इससे पहले अ, प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन है ना, मैं और कौन-सी होती है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ना, यहाँ तक रिज़र्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन वहीं पे ही अगर इनको टैकल कर दिया जाए, ठीक है? एक समुदाय या एक क्लास के बच्चे जिनके पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है? मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक ही कैटेगरी में अलग-अलग क्लास हो सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे एक क्लास के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, वो प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम या उससे भी बेहतर स्कूलों में एजुकेशन करा लेते हैं। उनके लिए ये बड़े-बड़े एग्ज़ाम बीट करना आसान हो जाता है। वहीं पे उसी कैटेगरी की दूसरे क्लास जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है? वो प्राइमरी में जाते हैं, वहाँ पे सुविधाएँ नहीं हैं, ठीक है? अच्छे टीचर नहीं है, स्किल्ड टीचर नहीं है, उन्हें कुछ भी आता ही नहीं है, स्पेल नहीं कर पाते सही से। तो फिर वहाँ पे जो बच्चे सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? अब आपको लग रहा है कि वो बच्चे जो प्राइमरी या सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वो जो बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी बराबरी कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। अब वहाँ पे अब आप कैसे बराबरी एस्टेब्लिश करोगे? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल चेंजेस की। गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी प्राइमरी या गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे एवन जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे वहाँ पे क्यों नहीं परोसा जा सकता? वहाँ भी करा जा सकता। अगर वही सुविधाएँ वहाँ पे प्रोवाइड कराएँगे तो मुझे लगता है कि ये जो रिज़र्वेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जैसा हो रहा है ना, ये महसूस ही नहीं होगा, ठीक है? एक तबका एससी की पॉपुलेशन कहते हैं कि लगभग, अगर मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, 21% या 22% के आस-पास है, ठीक है? वही जनरल की 15% के आस-पास बताते हैं, ठीक है? इतना रिज़र्वेशन देने के बाद भी, ठीक है? अब कई-कई इंस्टीट्यूट या कह लो कि कई सारे एग्ज़ाम ऐसे जहाँ पे माइनस में नंबर आते हैं, फिर भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो ये दिखाता है कि कितने बच्चे जा पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच कितने कम बच्चे पहुँच पा रहे हैं। तो बिल्कुल भाई, जिसका 400 पे भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जिसका एक तरफ जिसका माइनस में हो जा रहा है, तो बुरा तो लगेगा, डेफ़िनेटली लगेगा भाई, ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है? हम झक मारने मारने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे। तो ये दोष दे दो कि उस जो बच्चा वहाँ पे पहुँच रहा है माइनस में, एक तो उसका दोष दे दो, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी पावर्स वर्क कर रही हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, सामाजिक और सरकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। हम समाज हम समाज मतलब मैं और आप, हम सरकारों से सवाल नहीं कर पाए कि भाई जो इंस्टीट्यूट खोले गए हैं ना, प्राइवेट सॉरी घर सरकारी प्राइमरी और जूनियर, इसमें किस टाइप की सुविधाएँ हैं? किस टाइप के टीचर हैं? क्या सीख रहे हैं बच्चे? कोई सवाल जवाब करने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जब हम वहाँ पे ध्यान दे लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि माइनस वाले जो नंबर हैं उनका भी एडमिशन नहीं हो जाएगा। उनकी भी कट ऑफ बच जाएगी, फिर उन्हीं के बराबर में जाएगी। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। रिज़र्वेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे तभी समाज में सौहार्दता आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी का थॉट आएगा और मुझे लगता है थोड़ा बहुत बैलेंस हो पाएगा। बिल्कुल, जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत डिसेंट्रलाइज़्ड तो है ऑन पेपर्स। रियलिटी वी ऑल नो, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ग्राउंड पे, रूट्स पे, एजुकेशन की जैसे हम बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस में जब हम रिज़र्वेशन देते हैं, तो रीज़न ये है कि वो बच्चे एजुकेशनली उतने कैपेबल नहीं हैं कि वो उसी कट ऑफ को स्कोर करके आगे बढ़ें। इस वजह से रिज़र्वेशन दिया जाता है। अब अगर वो बच्चे शुरुआत से, जैसे इन्होंने कहा कि अगर ग्रास रूट से चीज़ों को सॉल्व कर दे, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा रिजर्वेशन का। एंड आपने एक चीज़, बहुत माइन्यूट चीज़ नोटिस करी होगी जब इन्होंने बोला, ही नेवर मेंशन्ड अ कास्ट एज वल्नरेबल, ही सेड द पर्सन हु डोंट हैव रिसोर्सेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन जो हैं, कास्ट जो हैं, उसमें क्रीमी लेयर एग्जिस्ट करती है। जैसे इन्होंने बोला, हर कम्युनिटी में क्लासेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो क्लासेस भी रिजर्वेशन को गिव अप नहीं करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी हैं, एंसेस्ट्रल वेल्थ बनी मतलब बनते हुए आ रही है, फिर भी वो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, जबकि उस रिजर्वेशन का फायदा किसी और को मिलना चाहिए था। तो
ये जैसा मैंने बताया, ये एटीट्यूडनल चेंज ही है मेनली। मेरे पास रिजर्वेशन है और मेरे पेरेंट्स के पास रिसोर्स है, अच्छा खासा वेल्थ है, और मैं रिजर्वेशन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अगर ये इसलिए नहीं छोड़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूडनल चेंज नहीं हुआ, मेरा एटीट्यूडनल विकास नहीं हुआ कि मुझे समझ पाऊँ कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या था रिजर्वेशन का। वो हो चुका हमारी फैमिली के रिस्पेक्ट में, हम ऊपर उठ चुके हैं उस लाइन से। इसलिए अगर वहीं एटीट्यूडनल चेंज हम काम करें, और साथ में एज ही ऑल्सो सजेस्टेड अ रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो गवर्नमेंट पॉजिटिव मेजर्स लेती है, वो गोज हैंड इन हैंड। Attitudinal change can't be compromised. Okay, so we discussed on inequality. You write also on these things. You never support a caste, community, religion. You write a balanced POV. Okay, ठीक है। आप अभी इस बात के बाद, इस टॉपिक के बाद, आप कुछ लाइंस हमारे लोगों को सुनाइएगा अभी, जहाँ पे कुछ बैलेंस हमें दिखे, जहाँ पे न्यूट्रलिटी हमें दिखे। तब तक अभी आपके पास समय है सोचने का, आप सोच सकते हैं कौन सी कविता। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज पे, वो है पैट्रियार्की। और पैट्रियार्की से ज्यादा फेमिनिज्म। पहले तो आप फेमिनिज्म क्या मानते हैं? फेमिनिज्म क्या है आपके लिए? फेमिनिज्म मुझे जो लगता है कि इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट मानता हूँ कि ठीक है, जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए, है ना, फेमिनिज्म भी अगर एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुँच जाए, तब तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम फेमिनिज्म की बात भी कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बराबरी आए, एस्टेब्लिश हो जेंडर के मामले में। तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है, अच्छी मतलब इंसानियत। अगर हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं या कह लो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है, बट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ओके। तो जो फेमिनिस्ट एज अ आइडियोलॉजी है, वो आपके लिए क्या है? मतलब फेमिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो कोर फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी है, क्योंकि बाद में हर जगह पे वेरिएशंस हुए। मतलब आप किसी धार्मिक पुस्तक को भी उठाइए, तो ऐसा नहीं है कि वो पुस्तक एक बार लिख दी गई और उसके बाद वही पुस्तक चली आ रही है, ऐसा नहीं रहा है। पुस्तक में कई बार अपडेट होते हैं, कुछ से लोग लिखते हैं अपने कन्वीनियंस की वजह से। एक किताब में याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ, सिविल सर्विसेज की। तो मैंने हिस्ट्री के बुक में एक पॉइंट पढ़ा था कि बंगाल में क्या हुआ कि मछली, वहाँ पे स्टेपल डाइट है राइस और फिश, है ना। राइस के लिए ज्यादा पानी चाहिए, वहाँ पे पानी है, नदी है, और फिश वहाँ मिल जाता है। तो वहाँ पे ये बात पता चली कि जो ब्राह्मण्स थे उसके पहले नॉनवेज नहीं खाते थे। हो सकता है मैं फैक्चुअली रॉन्ग हो जाऊँ, पर जितना मैंने पढ़ा था, जो मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। तो एज सच कोई नॉनवेज खाने का कॉन्सेप्ट था नहीं, बट अब वहाँ पे स्टेपल डाइट वही है, वही खा सकते हैं वो लोग। तो उन्होंने खुद से किताब लिख दी जिसमें मेंशन कर दिया कि फिश खाना इज ऑल राइट, ओके। और इसको मैं गलत या बुरा नहीं मान रहा हूँ, दिस इज ओके, दिस इज ह्यूमन नेचर। वी शुड एडाप्टिव, हमें एडाप्टिव होना चाहिए सिचुएशंस के हिसाब से। मैं इसे कहीं भी गलत नहीं मान रहा हूँ। तो उसी तरह जो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है, मैं इस पर थोड़ा और प्रकाश डालूंगा इनके बाद के बाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फेमिनिज्म जो है कोर आइडियोलॉजी, वो क्या है? वो आप कैसे देखते हैं उसको? वो आइडियोलॉजी को आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करिए। मैंने फेमिनिज्म पे कोई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी है ना, तो अगर तुम थ्योरेटिकल जानना चाहोगे तो शायद मैं कोई सिद्धांत को कोट नहीं कर पाऊंगा। बट जो मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, जो मैंने आसपास के माहौल से ऑब्जर्व करा है, तो मुझे जो लगता है कि घूम फिर की बात आती है इक्वलिटी वाली। ठीक है, ऐसी इक्वलिटी जहाँ पे पुरुष वर्ग का शोषण ना हो। ठीक है, ऐसे भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, है ना, कोई एक्ट ना बनाए जाएं जहाँ पे पुरुषों का शोषण होने लग जाए, है ना। तो बाकी हाँ, उनकी इक्वलिटी के लिए तमाम कानून नियम बनाए जाएं, और साथ ही साथ वही एटीट्यूडनल, क्या बोलते हैं, एटीट्यूडनल चेंज, कोई इशू नहीं। हाँ, कोई एटीट्यूडनल चेंजेस सॉरी, थोड़ा मैं देखो गाइस, ये वीडियो रैंडम है ना, एक भी कट नहीं है। फंबल लिटरली कर इनको ये भी नहीं पता था कि इस वीडियो में क्या होगा, आगे चल के क्या बातें होंगी। मैंने बोला जस्ट बैठते हैं और बात करते हैं, जो भी सवाल हैं वो मेरे एटीट्यूडनल चेंज। हाँ, जो भी एटीट्यूडनल चेंजेस है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ संवैधानिक और कानूनी चेंजेस भी ज़रूरी हैं। कि मुझे लगता है कि सिर्फ एटीट्यूडनल चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, कई सालों का समय लगता है, कई सदियों का समय लगता है, तब एटीट्यूड चेंज होता है ना, वो माहौल से चेंज होता है, पेरेंटिंग से चेंज होता है, तब कहीं जाके वो चेंज होगा, इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है। तब तक के लिए शोषण ना हो,
तब तक के लिए संवैधानिक रिफ़ॉर्म ज़रूरी हैं, कानूनी रिफ़ॉर्म ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है इस टाइप से जल्दी हम जो एक्टिविटी एस्टेब्लिश कर फेमिनिज्म सकते हैं। एक कोर आइडियोलॉजी रही, उस आइडियोलॉजी ने सिंपली ये कहा कि जो औरतें हैं, हिस्टोरिकल टाइम से शोषण उन पे हुआ है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लगभग हर समाज में हुआ है। उनका डिमांड है कि वो पुरुषों के बराबर आए, ये नहीं कि पुरुषों को दबा दें और फिर बराबर है। उन्होंने कहा कि भेदभाव मत करो, पुरुष कोई काम कर सकता है, हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे। एक्चुअली में जिन देखो, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो सकती है ना, ये हमें पता है। जैसे अब मैं ये शायद बात बोलूँ तो शायद कुछ लोगों को लगे कि यार ये बायस्ड है, पर ये बायस्ड पॉइंट नहीं है। अगर तुम मैच्योरली सोचो, स्ट्रेंथ ही देखें, तो पुरुष के अंदर टेंड टू बी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इन कंपेयर टू फीमेल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर सकती या बिल्ड नहीं करती। फीमेल के अंदर पुरुष के मुकाबले बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग बायोलॉजिकल। विमेन इज केयरिंग, सॉफ्ट। अब ये चीज़ें थोड़ी स्टीरियोटिपिकल भी हैं, ये चीज़ें बनाई गई हैं समाज के द्वारा भी, क्योंकि शुरुआत में एंशिएंट टाइम में तो विमेन भी हंट करती थी, हमें पता है ये सारे फैक्ट्स। तो फेमिनिज्म का जो कोर आइडियोलॉजी है, आइडिया है, वो यही बोलता है कि महिलाएं पुरुष के बराबर आएँ और समाज में इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सके पुरुष और महिलाओं के बीच में, और फिर समाज की फंक्शनिंग और बेहतर होगी और इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपने, अब ये एक और सा सवाल है फेमिनिज्म से रिलेट करके मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में, जो कि हम एक पैट्रियार्कल सेटअप में रहते हैं, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, पैट्रियार्की आप कितना ही डिनाई कर लीजिए कि आप नहीं प्रैक्टिस करते, आप करते हैं, बहुत सबकॉन्शियस वे में करते हैं। आप मुझे कुछ साल पहले की बात बता सकते हैं या जब भी आपको फील हो, आप बताइए कि ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस होंगे आपके लाइफ में जहाँ आपको ये फील हुआ हो कि यार यहाँ ना मैंने सपोर्ट नहीं किया किसी विमेन को, या यहाँ मैं पैट्रियार्कल हूँ, इन चीज़ों पे मैं सोच पे पैट्रियार्कल हूँ। अभी बहुत ऑनेस्ट चीज़ है, आप खारिज भी कर सकते हैं बताने से, आपका अगर इच्छा हो तो। कुछ ओपिनियंस डेफिनेटली हमारे दिमाग में ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार नहीं, यहाँ फीमेल नहीं, ठीक है, मतलब मेल के पास ही अथॉरिटी रहे। ऐसी कुछ डोमेन्स हैं क्या आप सोचते हैं, या नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। काफ़ी टाइम पहले अगर आप मुझे देखें तो मैं अभी लगभग 4-5 साल से किताबें पढ़ना ज़्यादा मैंने शुरू करा है, ठीक है। उससे पहले मैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में इतना अवेयर नहीं था और इतना सेंसिबल भी नहीं था। तो कहीं न कहीं पैट्रियोटिक सोच मेरे अंदर भी थी, है ना? तो मैं भी वैसे ही जीता था, वैसी बातें करता था। हालाँकि मतलब ऐसे कमेंट नहीं करता था, बट कहीं न कहीं उन चीज़ों को मानता था कि हाँ, पुरुष तो ऊपर ही होने चाहिए, है ना? मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा, है ना? लड़कियों को जब देखा या विमेन्स को देखा कि ये पुरुषों की तरह कृत्य कर रही हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वैसे कपड़े पहन रहा घूम रहा है, तो मुझे लगता था कि ये क्यों होना चाहिए? ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक टाइम के बाद जब किताबें पढ़नी शुरू करी, तमाम लोगों से मिलना शुरू करा, बाहर निकला, तब मुझे लगा मैं कितना गलत कर रहा था, और जो मेरे आस-पास जुड़े हुए लोग थे वो कितना गलत कर रहे थे, इवन अब भी वो गलत कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा, काफ़ी करीब से देखा। तो अब बदला हूँ मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ यार, अब मैंने कितने चेंजेस करे, तो मुझे अब अच्छा भी लगता है। ऐसा ही मेरे साथ भी है एक चीज़ कि मेरे दिमाग में भी एक बहुत पहले एक ओपिनियन हुआ करता था कि एक पुरुष है और एक महिला है, और बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, और मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को बहुत परेशान भी किया, एक बायस्ड ओपिनियन भी बनाया कि एक पुरुष और महिला सेम लेवल पे हैं, दोनों खूब मेहनत करते हैं और दोनों फेल हो जाते हैं। और महिला मान लो जाके कल को एक ठेला चलाती है समोसे बेचने का, और पुरुष भी सेम काम करता है, तो पुरुष को फेलियर कंसिडर किया जाएगा कि देखो फेल हो गया, कुछ नहीं करता है। और वहीं महिला को क्या बोला जाएगा? सेल्फ इंडिपेंडेंट, बहुत हार्ड वर्किंग है, देखो खुद की कमाई चला रही है, ये बोला जाएगा। ये इस पे मैंने एक बायस्ड ओपिनियन फॉर्म कर लिया, पर विद टाइम जब और मैच्योरिटी बढ़ी मेरे दिमाग में, देन आई रियलाइज्ड कि यार उनको शुरुआत से रिसोर्सेज नहीं दिए गए हैं, उनको शुरुआत से फ्रीडम नहीं दी गई है। आज वो कुछ भी करेंगी ना, छोटा काम भी करेंगी, वो एप्रिसिएशन डिजर्व करती हैं। अब ऑन द लॉजिकल नोट यू कैन से नहीं यार, क्योंकि लॉजिक अब नहीं जोड़ेगा हिस्ट्री के एक्सप्लॉयटेशन को, लॉजिक सोचेगा आज पे कंसिडर कर दो, देखो दोनों को इक्वल दो, ठीक है, आई एक्सेप्ट, दोनों को इक्वल दो, बिल्कुल पुरुष को इक्वल दो। मैं पुरुष के साथ जो खराब बिहेवियर हो रहा है या पुरुष को बहुत डिसरिस्पेक्ट या फेलियर कंसिडर किया जा रहा है, उसको मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी एंगल से,
पर मैं इसका रीज़न ज़रूर दे रहा हूँ कि वुमेन क्यों यहाँ पे एप्रिसिएशन डिज़र्व करती है। बिकॉज़ फ्रॉम स्टार्टिंग they were very confined in that space. They were not given that much freedom to go outside of the space, to do work, to choice. उनके पास खुद की चॉइस बनाने के ऑप्शंस नहीं हुआ करते हैं। आज भी बहुत फैमिलीज में है, मतलब पेरेंट्स की चॉइसेस को ही उनको मानना पड़ता है। इवन पुरुषों में भी है, पर कुछ एज तक ही होता है, उसके बाद पुरुष मेल कैन मेक देयर ओन डिसीजन, फीमेल कांट। तो दैट्स व्हाई दे डिजर्व। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे थॉट्स होंगे ना, या सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करते हैं ऐसे मीम्स देखे होंगे कि व्हाई दिस इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो तुम समझना रुक के वहां पे सोचना एक बार, they deserve appreciation. But if I'm saying they deserve appreciation, that means I'm not saying this, that the male deserves taunts, failure बोलो उसको, ऐसे करो ट्रीट, नहीं मैं वो भी नहीं बोल रहा, उसको भी अच्छे से ट्रीट करो, पर ये they deserve. So this is one point. So feminism we talked. Okay. So हाँ, मुझे लगता है ऐसे मीम से भी बचना चाहिए। आजकल ना विमेंस की वीकनेस पे बहुत सारे मीम्स आते हैं कि अरे ये तो पापा की परी है ना? आपने कई सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे जहाँ पे वो लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं, सही से ड्राइव नहीं कर पाती, किसी को ठोक देती हैं, तो ऐसे हज़ारों मीम्स। आप इसके पीछे समझने की कोशिश करो कि भाई उन्हें मौके नहीं मिले यार। एक लड़का जो है लगभग 15 साल का, इवन 15 का भी नहीं हुआ, 12-13 साल का हो, उसको बाइक पकड़ा दी जाती है आसानी से। वही उस घर की लड़की जो लगभग 25-30 साल की हो गई है ना, या औरत, उसको तब कहीं पकड़ने को मौका मिलता, वो भी तब जो या तो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाए, ठीक है, या फिर अपनी ससुराल में जाए, वहाँ पे उसको इक्वलिटी जैसी महसूस कराए, तब उसको कहीं मौके मिलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 1 या 2 दिन में कोई जिसने बाइक या स्कूटी 15 साल से पकड़ना शुरू कर दिया है, या फिर उससे भी कम एज में, और एक वो जो 30 साल में शुरू कर रहा है, तो बराबर तो होगा, वो डिफरेंस तो होगा भाई, बहुत डिफरेंस होगा। तो ये मीम्स बना देना ना उनकी वीकनेस पे, ये बहुत, मुझे लगता है बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। अगर ऐसी रील या वीडियो कोई आपकी फीड में भी आता है, उसको हटा दो, है ना? रिस्ट्रिक्ट कर दो, मत देखो ऐसी चीज़ें, गलत है ये सब। और सोशल मीडिया है तो तुम बहुत अवॉइड भी नहीं कर पाओगे, द फैक्ट इज दिस, बट द थिंग यू हैव टू बिल्ड इज मेच्योरिटी। टू you have to build a brain where you can analyze things on the good note, then only you can form your opinions, जो कि थोड़ा मैच्योर होगा, रैंडम नहीं होगा, एक मीम्स ओपिनियन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, हमने फेमिनिज्म की बहुत अच्छी बात की, हमने चीज़ों को समझा। नाउ आई वांट टू नो, एज आई सेड कि आफ्टर फेमिनिज्म मैं एक कविता आपसे सुनना चाहूँगा, कुछ लाइन्स, 2-3 लाइन्स एक कविता की। जैसे एक अखंड भारत था, मुझे याद आ रहा है, वो कविता थी। एक कविता थी अभी हालांकि मैंने रिसेंटली सुना कि उसमें सारी जातियों का अपना नाम लिया था, वो कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे शीर्षक याद नहीं आ रहा है, कविता का नाम नहीं याद आ रहा है, बट अगर आपको याद आ रहा है, और जो लाइन्स आप सुनाना चाहें, आप बिल्कुल हमारे दर्शक को आप सुनाइए। हाँ, मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका टाइटल ये था कि हम चुप रहते हैं, है ना? क्योंकि हमें चुप रहना पसंद होता है, हर जहाँ पे हमें लगता है बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम चुप रहते हैं। हाँ, सचिन में थोड़ा सा आप तेज बोलिएगा क्योंकि आवाज़ दर्शक तक पहुँचे। ठीक, ओके, है ना? तो कविता का टाइटल ये था कि हम चुप रहते हैं, है ना? क्योंकि जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, हम चुप रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने कविता लिखी थी कि हिंदुओं के मारे जाने पर मुसलमान चुप हैं, मुसलमानों के मारे जाने पर हिंदू चुप हैं, दलितों के मारे जाने पर सवर्ण चुप हैं, और सवर्णों के मारे जाने पर दलित चुप हैं। मेरे मारे जाने पर आप चुप हैं, और आपके मारे जाने पर मैं चुप हूँ। हम तब भी चुप रहेंगे जब हम मारे जाएंगे बाहरी शक्तियों द्वारा, और वो हमको एक एक करके मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक एक करके मारे जाने पर हम चुप रहते हैं। ऐसा ही होता है। इस कविता को अगर आपको समझना है ना, ट्रस्ट मी, आपको बैक जाना पड़ेगा और फिर से सुनना पड़ेगा। इस कविता में बहुत गहराई है। एक्चुअली में जो अप्रोच होता है ना ग्रुपिज्म का, क्योंकि कभी भी धर्म या जो कास्ट होता है, उससे पहले वो एक ग्रुप होता है, और ग्रुपिज्म इज नॉट गुड। अगर आपको इक्वालिटी अटेन करनी है, देखो धर्म दिक्कत नहीं है समाज का, ग्रुप दिक्कत है। और जब वो ग्रुप रेडिकल हो जाए ना, एक्सट्रीम हो जाए, तब तो खैर वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता हूँ फिलॉसफी, मैं समझता हूँ साइकोलॉजी, मैं रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ता हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई धर्म नहीं मिली या कोई पुस्तक नहीं मिली जो मुझे नफरत करना सिखाती हो। क्योंकि जैसे मैंने
वीडियो के कुछ देर पहले बोला था कि किताबें विद टाइम मॉडिफाई हो हाँ, के अपने modify होती अकॉर्डिंग हैं। शिफ्ट होती हैं। हुँ, एग्जाम्पल मैंने ऑल्दो अच्छा दिया था, पर बहुत सारी किताबों में जैसे जो कोर मनुस्मृति थी उसके प्रिंसिपल्स विद टाइम जो मनुस्मृति में चेंजेस हुए उसने मनुस्मृति को पूरा उजाड़ के रख दिया। मनुस्मृति एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्थाओं में भी मैं मानता हूँ कि कुछ बायसनेस होगी, नो डाउट, पर विद टाइम जो उसमें और बायसनेस ऐड कर दी गई उसने मनुस्मृति के एक कंप्लीटली इविल इमेज बना दी बहुत सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारे नॉर्म्स जो मुझे मनुस्मृति में सार्थक मालूम पड़ते हैं उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो मतलब जो जस्टिस को खारिज करते हैं, जो इक्वालिटी को नहीं मानते या जो इक्वालिटी समाज में इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं होने देते जो नॉर्म्स, उनको मैं खराब मानता हूँ। तो एज ही सेड द पोइट्री इज टू गुड, आपको फिर से सुनना, ये यू कैन यूज एज एनेक्डोट कहीं स्पीच में कहीं बात करते हुए, क्योंकि मुझे कविता का शीर्षक नहीं याद आ रहा था, वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओके, तो कुछ चीज़ें और सत्येंद्र भाई के बारे में। अभी इनकी हालांकि कुछ समय के बाद एक किताब लॉन्च होने वाली है, इनके इंस्टा पे 40,000 फॉलोअर्स हैं, और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये मैं अपने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मैं एक छोटा यूट्यूबर 500 सब्सक्राइबर्स के साथ। तो मैं चाहूँगा कि जो नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है, आपने देखा ये कहीं पे किसी बहुत बड़े पेडेस्टल पे नहीं बैठे हुए हैं समाज के, या किसी जॉब में या कुछ नहीं, ही इज जस्ट अ रैशनल थिंकर, he is just educated, literate, he is reading things, he is knowing what is happening in the surrounding, he is forming his opinions, and on that basis he is talking to me right now, and इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें वैल्यू ड्रिवन निकाल ली। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तुम पढ़ो, पढ़ना बहुत नीडेड है, पढ़ोगे तो चीज़ें बिल्ड होंगी और एक्चुअली में ओपिनियंस फॉर्म होंगे, और जब मैच्योर ओपिनियंस फॉर्म होंगे तभी समाज में वेलफेयर हो सकता है, तभी जो भी हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी, सारी और भी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने बात नहीं किया क्योंकि समय थोड़ा पाबंद है, हुँ, पर जो सारी चीज़ें हैं ना उस पर तुम सोच पाओगे, और जब तुम सोच पाओगे तो ही तुम हल निकाल पाओगे आगे चल के। हुँ, सो दैट्स ऑल, कि कहीं भी बहुत ऊंची जगह पहुंचने से पहले खुद को आसान करो, कोई पक्ष तुरंत मत लो, पक्ष लो जहाँ पे नीडेड लगे कि ये पक्ष सही है, उसके बाद कोई दूसरा पक्ष लो, जरूरी नहीं कि उसी पक्ष में आगे चले जाओ, क्या पता आगे चल के वो पक्ष खराब हो जाए, हो बिल्कुल, सकता है। जब जहाँ मौका मिले बदलो पक्ष, और किसी के प्रेशर में नहीं, कुछ नहीं, तुमसे शुरुआत होगी, फिर 3 लोग तुमसे सीखेंगे, 10 लोग फिर उनसे सीखेंगे, ऐसे ही बदलाव होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं। मुझे भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ, इंटरप्ट तो नहीं किया तुम्हें? नहीं 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 नहीं, हाँ, हो बिल्कुल गया आप तुम्हारा बताइए, ना? नहीं नहीं, ये वीडियो पूरी आपकी है। हाँ, तो मुझे हाँ, जो तुम बात कर रहे थे ना कि भाई पढ़ो, है ना? समझो चीज़ों को, ब्लाइंडली मत एक्सेप्ट करो। तो इसमें भी मैं ऐड करना चाहूँगा, मतलब कोई भी किताब हो, है ना? हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर धर्म या समुदाय को अ, फॉलो करते होगे या उससे संबंधित होगे, तो उसकी भी कोई पवित्र किताब हो सकती है। आपके अंदर कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए। उसके कुछ तत्व अगर आज के टाइम पे प्रासंगिक नहीं है ना, तो आप मत मानो और साथ ही साथ स्प्रेड भी करो कि मैं इन चीज़ों को बायकॉट कर रहा हूँ, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, ठीक है? वैसे ही आपके समाज का कोई महापुरुष हो सकता है, ठीक है? जिसकी बहुत सारी चीज़ों से आप सहमत नहीं होगे, तो आप उनको भी डिनाई कर सको कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। मतलब पूरे मैं नहीं कहता हूँ पूरे व्यक्तित्व को ही डिनाई करो आप। कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं ऐसे जिनसे मेरे ख्याल से आप भी सहमत नहीं होगे, मैं भी सहमत नहीं होगा। मेरे भी समुदाय से या मेरे भी धर्म से कई सारी पर्सनैलिटी हैं जिनके लाइफ के बहुत बड़े एस्पेक्ट में सहमत हूँ, ठीक है? फॉलो भी करता हूँ, अडॉप्ट भी करता हूँ, उसको आइडियल की तरह मानता हूँ। लेकिन कई सारे एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जिनको मैं नहीं मानता हूँ कि भाई ये क्यों माननी चाहिए, आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी किताब आप पढ़ते हो, पढ़ो, ठीक है? लेकिन तर्क अपने लगाओ, लॉजिक अपने लगाओ, गीता भी हो सकती है, कुरान भी हो सकती है ना? गुरु ग्रंथ साहिब भी हो सकता है, बाइबल भी बाइबल। हो सकता है ना? और भी धर्म संप्रदाय जो हैं, बौद्ध है, जैन है, ठीक है? जैनिज़्म है। पढ़ो किताबें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानना तभी अपने जब तुम्हारे तर्कों पे खरा उतरे हो, है ना? आपके तर्क और लॉजिक की कसौटी पे खरा उतरते हैं ना, तभी आपको मानना है, नहीं तो नहीं मानना है, ठीक है? यही मुझे लगता है कि असली चेतना है। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, तो आप ज़िंदा इंसान हो। अगर आप जो लिखा हुआ है या किसी पर कोई पर्सनैलिटी है, जो आपके धर्म से या संप्रदाय से रिलेटेड, आपने हूबहू उसको मान लिया, है ना? उसने कुछ भी कहा, मान लिया, तो मुझे नहीं लगता आप ज़िंदा हो। आखिर वो इंसान थे, आप भी एक इंसान हो, जो कल को मतलब आज जिस तरीके से आप उनको पूछते हो सकता है कि 8-10 साल बाद या 100 डेढ़ 100 साल बाद आपको कोई पूछे, तो मैं उन जब आपको लोग सुनेंगे, है ना? तब भी मैं उनसे भी कहूँगा कि नहीं वो भी तर्क लगाएँ। अगर मुझको कोई कल को फ़ॉलो करे, है ना? मैं कह रहा हूँ जो भी मैंने इसमें बोला इस वीडियो में, आप हूबहू मत मानिए, आप अपने तर्क और लॉजिक लगाइए, आपकी कसौटियों पे खरा उतरे तो मानिए, नहीं उतरता तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसे।
जिन्होंने बात बोली धर्म समुदाय के रिस्पेक्ट में, ये बात समझने वाली है। अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं और आपकी धार्मिक पुस्तकों में सारी चीज़ें आपको सार्थक नहीं लगती, आप ओपन हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं डाउट्स। आप किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको किसी दूसरे धर्म की बुक में कुछ और इफेक्टिव दिखता है, आप कर सकते हैं अप्रिशिएट। कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं आप, कोई, क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो आप एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। पता है कौन सा धर्म? इंसानियत का धर्म। आप सीख रहे हैं चीज़ों को, बहुत अनेकों चीज़ों को आप जान रहे हैं, और दूसरे की चीज़ में अच्छा लग रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको अपने वाले अच्छी चीज़ों के साथ फ्यूज कर रहे हैं। फिर जो एक्चुअली में सिंथेसिस होगा ना, वो और ब्यूटीफुल होगा। धर्म, कास्ट, कम्युनिटीज एक चीज़, ऐसी सारी चीज़ों में कई सारे आपके बिलीव्स होंगे। जैसे अभी हम फेमिनिज्म पे हमने बात की, इक्वालिटी पे बात की, इंप्रूवमेंट पे बात की, समाज को कैसे और थोड़ा बेहतर बनाएं, जैसे ग्रास रूट वाला एग्जांपल दिया। ऐसे अनेकों ओपिनियंस पे भी आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे असम्पशंस होंगे, जहाँ पे आपको एक्चुअली में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें लॉजिकल नहीं है, इन चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने खुद बोला कि एक समय पे पैट्रियार्की के कुछ एलिमेंट्स इनकी लाइफ में थे, एक्सेप्ट किया। आपको भी ऐसी एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। और जब द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट, द मोमेंट यू विल बिल्ड एक्सेप्टेंस, सॉल्यूशन दिखने लगता है, क्योंकि हमें कमियां पता चल जाती हैं। मैंने भी बताया ना कि मुझे शुरू में क्या लगता था कि उस महिला को यार ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, पुरुष को ऐसे कर रहे हो, पर उसके बाद जब मैंने कारण जाना तो मुझे पता चला, देन वी आर गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल। आई होप यू लर्न समथिंग, कुछ तो सीखा होगा, कोई नई डायमेंशन सीखने को मिले होंगे। और देखो, हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग भी अपने लाइफ में ना बात करो लोगों से। इट गिव्स यू एज, इट गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू डायमेंशंस, एंड इट हेल्प्स यू इन योर पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, आगे चल के अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में, बॉन्डिंग बनाने में, बिजनेसमैन हो बिजनेस ऊपर ले जाने में, ह्यूमन नेचर भी और अच्छे से समझ आता है। सो यही है यार, मैं अल्टीमेटली लास्ट में वीडियो का ये बोलूँगा, क्लोजिंग लाइन ये होगा कि ये जो वीडियोज़ हैं होंगी ना आगे चल के भी, ये इतनी ही इफेक्टिव होंगी। ऑल्दो वी विल नॉट गेट सम फेमस गेस्ट लाइक विराट कोहली और रोनाल्डो, मे बी वन डे वी विल गेट, बट ज़रूर। बट अभी के फेज में हम ऐसे लोग लाऊंगा, मैं ऐसे ही लोगों को लाऊंगा जिनसे बात कर रहे तुम्हें लगेगा कि यार मिला, कुछ सुनने को मिला। जो बेकार चीज़ें कंज्यूम करते हैं उससे तो अच्छा था। सो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सत्येंद्र भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू यार, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा कन्वर्सेशन रैंडम था, अभी भी रैंडम है। बीच में इन्होंने एक वर्ड को गलत स्पेल किया, एंड दैट्स रैंडम, ये भी रैंडम ह्यूमन है। है, सारे गलतियां होती वो हैं। अगर तो गलत हुआ तभी रैंडम था। हाँ, रैंडम था, एक्चुअली में रैंडम था, कोई चीज़ प्लान नहीं। इन्होंने पूछा था मेरे से कॉल पे कि होगा क्या वीडियो में, मैंने बोला लेट्स सी, वीडियो में देखते हैं। आई वॉज मैं completely unprepared, but the way I handle things like a complete absolute host, I appreciate myself. That's all. Take care. Bye.